वेलकम टू स्टडी बुद्धा। आज है 26 अक्टूबर 2024 और हम 26 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप हमारे इस वीडियो के लिंक से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का पीडीएफ एवं ऑडियो रिवीजन दोनों एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है डीवाई चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर बी है संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर सी है हंसराज खन्ना, ऑप्शन नंबर डी है एनवी रमन्ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजीव खन्ना। इसे नियुक्त किया गया है 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को। ये है संजीव खन्ना। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? संजीव खन्ना है। ये कौन है? संजीव खन्ना। अभी जिनका शपथ समारोह 11 नवंबर 2024 को किया जाएगा और इनकी नियुक्ति डीवाई चंद्रचूड़ की सिफारिश पर की गई है, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पुष्टि की गई है और जिनको अभी राष्ट्रपति श्रीमती माननीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाएगी और ये अपनी सेवानिवृत्ति यानी 13 मई 2025 तक में लेंगे और इनका कार्यकाल यानी 183 दिन का रहेगा। अब अगर इनकी बात करते हैं तो ये 1983 में अपनी कानूनी अभ्यास की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने कराधान, संवैधानिक और वाणिज्यिक कानून पर ध्यान केंद्रित किया था और इन्होंने आयकर विभाग के लिए सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल और दिल्ली के लिए स्टैंडिंग काउंसिल यानी सिविल न्यायालय जैसे पदों पर भी इन्होंने कार्य किया। 2005 में इन्होंने दिल्ली उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है और 2006 में इन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर 2019 में इन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। अब खन्ना को अगर बात करते हैं तो खन्ना उन बैचों का हिस्सा भी रहे हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 के निरीक्षण को बरकरार रखा, चुनावी बॉन्ड योजना को अमान्य किया और उन्हें अनुच्छेद 142 के तहत अपरिवर्तनीय और विवाह टूटने के लिए तलाक की मंजूरी भी दी। यानी ऐसे ये बेंचों में भी इन्होंने शामिल रहे और इन्होंने राजनीतिक नियुक्तियों और शैक्षणिक ड्रेस कोड नीतियों से संबंधित विवादास्पद मामलों में भी कई फैसले इन्होंने दिया। ये है मिस्टर खन्ना। और अगर इनकी हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण निर्णय में अभी हमने जैसे बताया कि इन्होंने 370 के निरीक्षण को बरकरार रखा, चुनावी बॉन्ड को अमान्य किया, अनुच्छेद 142 तथा अपरिवर्तनीय विवाह टूटने के लिए तलाक की मंजूरी दी और राजनीतिक नियुक्तियों और शैक्षणिक ड्रेस कोड आदि फैसले में भी इन्होंने अपना मतलब कि फैसले दिए थे। ठीक है। और ये एक न्यायिक संयम के समर्थक माने जाने वाले न्यायमूर्ति खन्ना एक न्यायाधीश की भूमिका को कानून के संरक्षक के रूप में परिभाषित करते हैं, जो कि व्यक्तिगत विचारधारा से ऊपर कानून को प्राथमिकता देते हैं। उनके दृष्टिकोण में न्यायपालिका को प्रणालीगत चुनौतियों जैसे मामलों में देरी और मुकदमेबाजी की लागत को संबोधित करना शामिल है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत जर्मनी नौसेना के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है वज्र प्रहार, ऑप्शन नंबर बी है टाइगर ट्रम्प, ऑप्शन नंबर सी है एमपीएक्स, ऑप्शन नंबर डी है मित्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमपीएक्स। तो कौन सा युद्ध अभी संपन्न हुआ है? एमपीएक्स, जो कि साझेदारी अभ्यास है। तो ये है अभी एमपीएक्स अभ्यास हुआ इनके बीच में, साझेदारी एमपीएक्स। तो भारतीय और जर्मन नौसेना ने हिंद महासागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स सफलतापूर्वक संपन्न किया है। अगर अब इसमें हम देखते हैं तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? बंगाल की खाड़ी में किया गया, जिसमें से भारत का आईएनएस दिल्ली और जर्मनी का फ्रिगेट बैडन वुर्टमबर्ग और पूरक टैंकर फ्रैंकफर्ट एम मैन शामिल हैं। और यह अभ्यास दोनों देशों की समुद्री इंटरऑपरेबिलिटी और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब अगर इसकी साझेदारी में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हुए और क्या क्या शामिल, तो इस साझेदारी अभ्यास में कई जटिल नौसैनिक ऑपरेशन शामिल थे, जो कि सामरिक समन्वय और इंटरऑपरेबिलिटी को सुधारने के उद्देश्य से आयोजित किए गए। अगर इसमें हम बात करते हैं तो क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन हुआ, यानी जिसमें दोनों सेनाओं के विमानों ने एक दूसरे के जहाजों पर लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया, जिससे विभिन्न जहाज श्रेणियों के प्रबंधन में चालक दलों की लचीलापन बढ़ी। इसमें अनवे रिप्लेसमेंट यानी इस मुख्य ऑपरेशन के तहत समुद्र में रहते हुए जहाजों को ईंधन और आवश्यक वस्तुएं
फिर से भरने की सुविधा मिलती है, जिससे मिशन की स्थिरता बनी रहती है। वेपन फायरिंग ड्रिल्स, यानी दोनों सेनाओं ने वास्तविक समय की परिस्थितियों में प्रतिक्रिया समय और फायर पावर सटीकता को सुधारने के लिए सिमुलेटेड वेपन ड्रिल्स का अभ्यास भी किया है। सामरिक संचालन की बात किया जाए तो इन अभ्यासों में समन्वित गति शामिल थी, जिससे उच्च जोखिम वाले वातावरण में संयुक्त सामरिक परिदृश्यों के लिए जहाजों को तैयार किया जा सकता है। अब ये हुआ है जर्मनी के बीच, तो ये है जर्मनी, जो आपको मैप में पूरा रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जर्मनी। क्या है? जर्मनी। तो जर्मनी का इंस्टॉलेशन कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1990 को, और इसकी कैपिटल क्या? बर्लिन है। और यहाँ के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। और प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीमनर। कौन है? स्टीममिलर। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन चलती है, यानी जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 25 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 23 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है 21 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है 19 अक्टूबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 अक्टूबर। अभी कब मनाया गया है? 25 अक्टूबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस। यानी अब अगर हम इसमें ये बौनापन की बात करें तो इस तरह का होता है बौनापन, जिसमें आदमी की उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन शरीर नहीं बढ़ पाता। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बौनापन से प्रभावित लोगों के जीवन और उनकी चुनौतियों को उजागर करता है। साथ ही ये अचोंड्रोप्लासिया जैसी स्थितियों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाता है। यह दिन छोटे कद के लोगों की समझ और समावेश को प्रोत्साहित करता है, रूढ़ियों और गलत धारणाओं को तोड़ता भी है। यानी मेन मकसद इनका इस दिवस को मनाने क्या है कि लोगों को प्रोत्साहित करना और रूढ़ियों और गलत धारणाओं को तोड़ना। अब हम देखते हैं कि अगर ये बौनापन होता है तो किस कारण से होता है। तो ये जो बौनापन होता है तो इसमें कई कारण, जैसे अचोंड्रोप्लासिया है, ठीक, अचोंड्रोप्लासिया जिसमें FGFR3 जीन जो होता है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण पूरा शरीर बौनापन में परिवर्तित हो जाता है। फिर टर्नर सिंड्रोम होता है, जिसमें कि महिलाओं में एक्स जो गुणसूत्र होता है वो या तो गायब हो जाता है या तो फिर अधूरा रहता है। और इसी तरह होता है हाइपोथायरिज्म, यानी इसमें अगर देखा जाए तो जो अंडर एक्टिविटी थायराइड जो होता है तो उसकी वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से भी बौनापन हो जाता है। फिर होता है इंट्रायूरेट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी IUGR। अगर इसमें हम बात करते हैं तो जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो उस गर्भावस्था के दौरान भ्रूण प्रभावित होता है किसी कारणवश, जिसकी वजह से भी बौनापन हो जाता है। अब देखते हैं अक्टूबर में अब तक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। तो 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया गया था। 2 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब फिर 3 अक्टूबर को मनाया जाता है जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व पशु दिवस। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और 13 अक्टूबर को मनाया जाता है स्तन कैंसर जागरूकता दिवस। और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। और 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे। और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विद्युत खाद्य दिवस और वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। और 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस। और 20 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व सांख्यिकी दिवस। और 21 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। ये हो गए अक्टूबर में अब तक मनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट डे। फ्रेंड्स, हमने जो कुछ हाईलाइट डे किया है ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर है रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर बी है सलीमा टेटे, और ऑप्शन नंबर सी है वंदना कटारिया, और ऑप्शन नंबर डी है सविता पुनिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रानी रामपाल। किसने अभी घोषणा की है? रानी रामपाल। तो जो रानी रामपाल है ये आपको इमेज में ये जो दिखाई दे रही है ये कौन है? रानी रामपाल, जो कि हॉकी टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। तो ये हरियाणा के साहिबाद में जन्मी हैं, जिनके पिता ठेला चालक थे, लेकिन उनका जुनून यानी हॉकी के प्रति इनका इतना अच्छा जुनून था कि उनको हर एक बाधा को ये पार करते हुए हॉकी के फील्ड में अपना करियर बहुत अच्छा स्टेब्लिश किया। 2008 में इन्होंने ओलंपिक क्वालिफायर किया, यानी 14 वर्ष की उम्र में 2008 में इन्होंने अपना ओलंपिक क्वालिफायर किया इन्होंने। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम उम्र में ही हॉकी खेलने वाली ये, जिससे कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम उम्र में हॉकी खेलने वाली पहली महिला बनी थी, पहली भारतीय महिला बनी थी। फिर 15 वर्ष की उम्र में विश्व कप में इन्होंने पदार्पण किया
और 2009 में एशिया कप में इन्होंने रजत पदक जीता। 2010 में इन्होंने 7 गोलों में से 5 गोल किए, जिससे उन्हें यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर 2014 में उन्होंने एशियाई खेल में कांस्य पदक जीते और इसी तरह ये अपना आगे बढ़ाती चली गई। फिर आप देखते हैं कि 2017 में उन्हें भारतीय महिला टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया गया था। कल 2017 में, और उनके नेतृत्व में भारत ने उसी वर्ष महिला एशिया कप जीता था। फिर 2018 में एशियाई खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता और विश्व के क्वार्टर फाइनल और कॉमनवेल्थ गेम में चौथे स्थान तक इन्होंने अपनी टीम को पहुंचाया। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि टोक्यो 2020 ओलंपिक में हुई, जहां उन्होंने भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 2020 में ही उन्हें प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2023 में उन्होंने हॉकी इंडिया में भारत की अंडर 17 टीम का एक कोच भी नियुक्त कर दिया गया था। और अगर बात करते हैं तो इनको भारतीय हॉकी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, यानी वे पहली ऐसी महिला है जिन्होंने बनी थी जिनके नाम पर किसी एक स्टेडियम का नाम भी रखा गया। ये कहाँ पे है? रायबरेली की आधुनिक कोच फैक्ट्री स्टेडियम को उनके सम्मान में रानी रामपाल स्टेडियम नाम दिया गया। ये हो गए इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2024 भारत और किस देश के बीच अभी आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर है जापान, ऑप्शन नंबर बी है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी है रूस यानी रशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। भारत और किसके बीच हुआ है? सिंगापुर, यानी भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स अभ्यास 2024 अभी आयोजित किया गया है। ये है इस अभ्यास की कुछ चीजें। तो अब ये जो हुआ है तो भारत और सिंगापुर के समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का ये 31वां संस्करण था, जो कि 23 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच विशाखापट्टनम में जो है विशाखापट्टनम के पूर्वी नौसेना कमान में आयोजित किया गया है। ठीक है। अब जो सिम्बेक्स है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसे 1994 में एक्सरसाइज लायन किंग के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन इसका बदलता हुआ रूप आगे तक पहुंच गया सिम्बेक्स था। अब अगर ये सिम्बेक्स की बात करते हैं तो इसका मेन उद्देश्य होता है समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को बढ़ाना, यानी जो कि क्षेत्र में सुरक्षा जोखिम की निगरानी और समाधान के लिए संयुक्त प्रयास किए जाते हैं, और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, यानी प्रभावी परिचालन सहयोग के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को सुदृढ़ बनाया जाता है। समान चुनौतियों का सामना, यानी समुद्री क्षेत्र की समस्याओं जैसे समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने के समाधानों पर भी केंद्रित किया जाता है। अब अगर इसमें बात करते हैं तो कुछ प्रमुख गतिविधियां होती हैं, जैसे लाइव वेन फायरिंग, यानी दोनों जहाजों के युद्ध तत्परता का अभ्यास किया जाता है। पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी ASW, यानी पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए भी अभ्यास किए जाते हैं। सतह रोधी और वायु रोधी ऑपरेशन, यानी सतह और हवाई खतरों के खिलाफ रक्षा तंत्र का परीक्षण भी किया जाता है। सीमांत शिप अभ्यास और सामरिक कदम, यानी संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समन्वित सामरिक चालों का अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम देख लेते हैं सिंगापुर। तो ये है क्या है? मैप में जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा क्या है? सिंगापुर है। क्या है? सिंगापुर। तो सिंगापुर को अगर देखा जाए तो सिंगापुर का प्रोक्लेमेशन कब हुआ था? 9 अगस्त 1965 को, और इसकी सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन शंगमुगरत्नम। कौन है? थर्मन शंगमुगरत्नम। और यहाँ का PM कौन है? लॉरेंस वांग। कौन है? लॉरेंस वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? ऑप्शन नंबर है रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन नंबर बी है नाथन लियोन, ऑप्शन नंबर सी है पैट कमिंस, ऑप्शन नंबर डी है मिचेल स्टार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविचंद्रन अश्विन। इनको R अश्विन भी कहा जाता है। ये है जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? R अश्विन है। कौन है? R अश्विन, यानी रविचंद्रन अश्विन। तो अभी अश्विन ने यह उपलब्धि पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट संघ यानी MCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान हासिल की है। इन्होंने पहली पारी में खेल के दौरान अश्विन ने अब तक 19 ओवर में 2.50 की इकोनॉमिक रेट से 48 रन देकर 3 विकेट लिए। अभी जो ये अश्विन है तो इन्होंने 2019 में लीग प्रारूप में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से अब तक 39 मैचों में अश्विन ने 20.71 की औसत से 189 विकेट लिए। कितने विकेट लिए? 189 विकेट लिए। ये देखते हैं तो पहले नंबर पे अश्विन है जो कि 189 विकेट लिए, फिर दूसरे में आते हैं नाथन लियोन जो कि 187 विकेट, फिर तीसरे में पैट कमिंग आते हैं जो कि 175 विकेट लिए हैं, फिर मिचेल स्टार्क 147 और स्टुअर्ट ब्रॉड 134 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर है कजान रूस,
ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली भारत, ऑप्शन नंबर सी है लक्सर मिस्र, ऑप्शन नंबर डी है अदिस अबाबा इथियोपिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कजान रूस। तो 16वां विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का कहां आयोजित किया गया? कजान रूस में। तो यह ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कुछ खींची गई तस्वीरें जिसमें अपने भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं और उनके बगल से हैं ये रूस के प्रमुख। तो ये अभी हुआ है रूस में यानी रशिया में, ठीक है। तो ये इसमें देखा जाएगा तो जो अभी 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर के बीच खजान यानी रूस में आयोजित किया गया, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई को इसमें भी शामिल किया गया है, जो कि 2023 के शिखर सम्मेलन के बाद ये पहली बार शामिल हो रहे हैं। अगर इसकी थीम की बात किया जाए तो न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना इसकी थीम रही, जिसमें वैश्विक भुगतान प्रणाली, डॉलर पर निर्भरता कम करने और सहयोग बढ़ाने पर भी केंद्रित किया गया था। अगर इसमें हम देखते हैं शिखर सम्मेलन में तो प्रमुख इसके क्या क्या परिणाम थे, तो अगर इसमें हम देखते हैं तो ब्रिक्स पे यानी राष्ट्रीय सदस्यों के बीच वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नई भुगतान प्रणाली पेश की गई, जो कि अंतर्राष्ट्रीय निपटन के स्विफ्ट का एक विकल्प है। फिर कजान घोषणा की गई यानी संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को अपनाने, दो राष्ट्र समाधानों के तहत फिलीपींस की पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का समर्थन करने और व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने पर भी चर्चा की गई है। अब इसमें कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी हुई हैं जिसमें कुछ देश शामिल हैं। तो अगर हम बात करते हैं रूस और चीन के बीच, तो रूस और चीन के बीच राष्ट्रपति सी और पुतिन ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को फिर से पुष्टि की कि बेल्ट और रोड इनिशिएटिव और यूरेशियन आर्थिक संघ के एकीकरण को आगे बढ़ाएंगे। भारत और चीन के बीच भी बैठकें हुई जिसमें पीएम मोदी और राष्ट्रपति सी ने 4 साल पुराने सैन्य गतिरोध को सुलझाया। ये दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संबंधों को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह और अफगानिस्तान, मध्य एशिया और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भी चर्चा की गई। रूस और दक्षिण अफ्रीका, तो राष्ट्रपति जो है दक्षिण अफ्रीका के रामफोसा ने रंग भेद के रूप के दौरान रूस के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया, जिससे उनके संबंध और मजबूत हुए। यानी इसमें अभी रूस चीन, भारत ईरान और रूस दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं। ये है रूस, जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो इतना पूरा ये भाग है ये क्या है? ये पूरा ये रूस का ही दिखाई दे रहा है। ये रसिया, ये पूरा क्या है? रसिया है। क्या है? रसिया। तो रसिया कब यूनियन स्टेट्स बना है? तो अगर देखा जाए तो 8 दिसंबर 1919 को। इसकी कैपिटल क्या? मॉस्को। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और पीएम कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। और यहाँ की करेंसी रूबल चलती है और लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर है गोवा, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोवा में। कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। तो ये अभी देखिए ये कुछ झलकियां हैं जो उस दौरान ली गई थी। ये अभी किया गया है गोवा में। तो गोवा में अभी ये किया गया है जिसका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया फोकस देश रहेगा। यानी इस विशेष महत्व का उद्देश्य कहानी संप्रेषण की समृद्ध परंपरा, जीवंत फिल्म संस्कृति और अभिनय सिनेमाई तकनीक से संपन्न ऑस्ट्रेलियाई सिनेमा के वैश्विक फिल्म उद्योग में गतिशील योगदान को सम्मान देना है। यानी मेन इसका क्या है कि जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो फिल्म जगत है उनको सम्मान देना है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो कंट्री ऑफ फोकस खंड में अगर बात किया जाए तो IFFI की प्रमुख विशेषता है कि जिसमें उस देश की सर्वश्रेष्ठ समकालीन फिल्में विशेष तौर पर प्रदर्शित की जाती हैं। यानी जो इसमें ऑस्ट्रेलिया की जो फिल्में होंगी उनको कुछ समय के लिए इसमें प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले हम देख लेते हैं ये कहाँ हुआ? गोवा में। तो ये है गोवा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? गोवा है। क्या है? गोवा। तो ये है गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। क्या है? पणजी। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 30 मई 1987। यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन। ये है अगला क्वेश्चन। हाल ही में 21वीं पशुधन गणना अभियान कहाँ शुभारंभ किया गया है? यानी किसने शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर है राजीव रंजन सिंह, ऑप्शन नंबर बी है SP सिंह बघेल, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज कुरियन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसने शुरुआत की है? राजीव रंजन सिंह ने। किसने किया है? राजीव रंजन सिंह ने। ये है उस दौरान की ली गई कुछ तस्वीरें जो कि ये बयां करती हैं। अगर हम देखते हैं कि ये पहल तो भारत के पशुधन क्षेत्र पर विस्तृत डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से की जा रही है, जिसका लॉन्च कार्यक्रम 25 अक्टूबर 2025 को होटल लीला एम्बियंस कन्वेंशन शाहदरा नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यानी इसका पहली बार क्या है कि
इसमें जो कि घुमंतु पशुपालकों द्वारा पशुधन होल्डिंग का स्वतंत्र रूप से दस्तावेजीकरण किया जाएगा, यानी पशुपालन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के लिंग की जानकारी एकत्र की जाएगी, जिससे डेटा में सामाजिक आयाम जुड़ सकेंगे। अब अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये इसमें कौन कौन सी पशुओं की प्रजातियां शामिल हैं, इसमें गाय, भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, इनका सभी का मतलब कि इन सभी प्रजातियों का डेटा एकत्र किया जाएगा। इसमें से कुछ पोल्ट्री भी हैं, जैसे कि मुर्गी, बतख, टर्की, गीज, बटेर, गिनेज, शुतुरमुर्गी, इन सबको भी गणना की जाएगी। अब अगर इस कार्यक्रम की हम बात करते हैं तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहे हैं? राजीव रंजन सिंह, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री हैं। फिर विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री श्री प्रोफेसर एसपी सिंह और श्री जॉर्ज कुरियन भी शामिल रहे। और इसमें विशिष्ट प्रतिभागियों की बात किया जाए तो श्री अमिताभ कांत जी, जो कि G20 शेरपा के सदस्य हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर DK पॉल, जो कि सदस्य नीति आयोग के, और सुश्री अलका उपाध्याय, जो कि सचिव हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग की, और पुण्य शरीरा श्रीवास्तव भी रहेंगी, जो कि ये भी सचिव हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की। अब अगर इसे गणना की बात किया जाए तो ये 1919 में सर्वप्रथम शुरू की गई, और जब से ये हर 5 वर्ष में की जाती है। तो ये अभी कब से कब शुरू रहेगी? अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक इसमें किया जाएगा। इसमें कुछ एजेंसियां भी साथ में काम कर रही हैं, यानी इस गणना में, तो जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और केंद्र डेयरी विभाग भी इसमें सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसको स्वीडन में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर नीलम मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी है मुक्ता तोमर, ऑप्शन नंबर सी है रुचिका कंबोज, और ऑप्शन नंबर डी है पंकज सर। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किसे किया गया है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा, जो कि अब स्वीडन की भारत की अगली राजदूत होंगी। ये है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ये कौन है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। तो ये डॉक्टर नीना मल्होत्रा है। तो अभी विवर्तमान में विदेश मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, और ये भारतीय विदेश सेवा की 1992 बैच की प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। इन्होंने इससे पहले भी इटली, सैन मारिनो गणराज्य और रोम में संयुक्त राष्ट्र संगठनों में भारत की राजदूत के रूप में सेवा की है। और ये नई दिल्ली से यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से PhD की उपाधि भी प्राप्त कर रखी है। ये है स्वीडन। ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये है स्वीडन। क्या है? स्वीडन है। तो स्वीडन को देख लेते हैं। तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है, और इसके किंग कौन है? चार्ल्स 16 गस्टाफ, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अल्फ क्रिस्टरसन, और यहाँ की करेंसी क्या चलती है? स्वीडिश क्रोना। ये हो गए आज के प्रमुख करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरी हो इसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।